बच्चों अभी पिछले वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कुछ समझा था। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर एक और प्रॉब्लम के थ्रू। प्रॉब्लम में जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होना है वो इससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेनेवर देयर इज अ टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आज एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द फिगर शोज in the figure shown an electric field is directed out of the page within a circular region of radius r. There is a circular region of radius r and in this entire space there is an electric field like this, right? अगर आपको पिछला वीडियो में लिया गया क्वेश्चन याद है तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो। ये कैपेसिटर के सर्कुलर प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स, राइट? और दोनों प्लेट के बीच में आप वैसा ही एक सर्कुलर एरिया इमेजिन करो। ये कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में एक और सर्कुलर एरिया इमेजिन करो, तो उस एरिया के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इजंट इट? ऐसा ही कुछ है, ये सर्कुलर रीजन है, इस सर्कुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इट इज टाइम डिपेंडेंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ बदल रहा है। इस एक्सप्रेशन में ए कांस्टेंट है, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, इस सर्कुलर रीजन का रेडियस है, और स्मॉल आर जो है वो यहां से सेंटर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, यहां से आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ ऐसे बदल रही है। मतलब दो बातें हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो डिस्टेंस आर के साथ भी बदल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ भी बदल रही है। गौर कीजिए, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद डिस्टेंस आर as well as it is changing with time t, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। r is radial distance, r is less than capital R, okay fine, and a is a constant. Find the magnitude of induced magnetic field at a radial distance r less than r. That means यहाँ से किसी डिस्टेंस स्मॉल r पे, स्मॉल r is less than capital R, ऐसे किसी पॉइंट पे what will be magnitude of induced magnetic field? इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदल रही है, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एट ए रेडियल डिस्टेंस ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब ऐसे किसी पॉइंट पे भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको बतानी है। फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूं, सेकेंड पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है? आइए, और आप में से जो लोग ट्राई करना चाहते हैं, जरा भी लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। यहां पे जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होने हैं वो ये दो है। फर्स्ट थिंग इज टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में क्या कहा गया है? एक क्लोज्ड पाथ के ऊपर आई एम सो सॉरी, एक क्लोज पाथ के ऊपर, क्लोज पाथ किसी भी शेप का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सर्कल हो, किसी भी क्लोज पाथ के ऊपर B डॉट dl का इंटीग्रेशन, इसको हम लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B भी बोलते हैं। किसी भी क्लोज पाथ के ऊपर B डॉट dl का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू, आई एम सो सॉरी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। व्हाट एग्जैक्टली इज आई? आई इज द करंट दैट इज पासिंग थ्रू दैट गिवन लूप। अगर आप एक हाइपोथेटिकल लूप इमेजिन करें, ऐसा क्लोज लूप, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड, यहां हर जगह कुछ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? अगर है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड B, इस लूप के ऊपर एक छोटा सा सेगमेंट लिया dl लेंथ का, B डॉट dl निकाला, ऐसे ही हर पॉइंट पे B डॉट dl निकाल के जोड़ दिया, इसको लाइन इंटीग्रल ऑफ B कहते हैं। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, वेयर आई इज करंट दैट इज पियर्सिंग थ्रू दिस रेड कलर्ड लूप। इस लूप के थ्रू पास होने वाले करंट को यहां पे लिखते हैं। ऐसा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में कहा गया है। मैक्सवेल ने इस लॉ को इंप्रूव किया, इस लॉ को सुधारा। उन्होंने कहा कि यहां पे म्यू नॉट इंटू आई तो होगा, पर आई का मतलब कंडक्शन करंट, जो नॉर्मल कन्वेंशनल करंट समझते हो तुम, वो वाला करंट, प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो करंट है
इट इज बेसिकली सम ऑफ कंडक्शन करंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर किसी सिचुएशन में कहीं पे किसी जगह पे कंडक्शन करंट नहीं है, चार्ज का फ्लो नहीं दिख रहा है मुझे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदलती हुई दिख रही है उस जगह में, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ बदलती हुई दिख रही है तो डिस्प्लेसमेंट करंट है वहां पे। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट है तो ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ हो सकता है आसपास में। तो ये इक्वेशन बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो कन्वेंशनल करंट होता है ये अगर न भी हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट हो, दैट मीन्स टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, डिस्प्लेसमेंट करंट अगर मौजूद है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकती है। दूसरा, ठीक है डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, देयर इज नो टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नॉर्मल कन्वेंशनल करंट है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से वायर में करंट होता है वैसा कोई करंट है, तो उस करंट के होने से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो सोर्स हो गए, डिस्प्लेसमेंट करंट, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कब होगा? जब टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये दो अहम कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो हम सबसे पहले ऐसा करेंगे, ये हमारा सर्कुलर रीजन है आर रेडियस का जो क्वेश्चन में गिवन है, ये कैपिटल आर रेडियस है, ठीक है। इस पूरे स्पेस में क्वेश्चन कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारी तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ साथ और टाइम के साथ साथ बदल रही है। तो हमें एक आर रेडियस का सर्कल इमेजिन करना पड़ेगा। ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये आर रेडियस का सर्कल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सर्कल के थ्रू कितना बड़ा फ्लक्स बना रही है पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। किसी टाइम टी पे इस ब्लू वाले सर्कल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्या है हम ये कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर है, ई इंटू एरिया लिख देते यार। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता, हर जगह एक जैसा मैग्नीट्यूड वाला होता, पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर के साथ भी बदल रहा है। तो हम जानते हैं कि इस ब्लू जोन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट करना है किसी गिवन टाइम टी पे, तो हमें एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक ऐसा रिंग एलिमेंट ले लेते हैं, ये यहां पर x रेडियस और dx विड्थ का ऐसा रेड कलर का जो रिंग है उसकी विड्थ dx है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। वो जो रेड जोन है उस जोन के थ्रू सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स लिखते हैं। कैसे लिखेंगे आप सभी जानते हैं शायद। इस रेड जोन का रेड स्ट्रिप जो दिख रहा है इसका एरिया हो गया 2πx dx, 2πx सरकमफ्रेंस का लेंथ इंटू dx थिकनेस, तो वो रेड रिबन का एरिया हो गया, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स हो गया थ्रू दैट रेड कलर्ड पार्ट। ये रेड रिबन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स आपने लिख दिया। अब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इस तरह के जितने भी रिबन बनेंगे, जैसे रेड रिबन के ऊपर ऐसा येलो रिबन बनेगा, ऐसे एक रिबन के ऊपर दूसरा, रिबन के ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अगर हम रिंग शेप्ड के स्ट्रिप्स लेते चले जाएं तो यहां से यहां तक करोड़ों ऐसे रिंग शेप के स्ट्रिप्स मिलेंगे। उन सभी स्ट्रिप्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स लिख के हमें जोड़ना है। तो ऐसा जोड़ने का काम हमारे लिए कौन करता है? इंटीग्रेशन करता है। तो नेचुरली रेड कलर के स्ट्रिप के थ्रू फ्लक्स हुआ 2πx dx इंटू ई, और ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। देखिए यहां सब्सटीट्यूट किया मैंने। एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर हम क्या लिखेंगे? स्मॉल r को सिर्फ x लिख दिया, बाकी वैसे ही लिख दिया। ये रेड स्ट्रिप के थ्रू फ्लक्स है। अब पूरे ब्लू वाले सर्कल के थ्रू फ्लक्स लिखना है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको हमने ये इंटीग्रेशन किया, जो कॉन्स्टेंट्स हैं 2πa सबको बाहर कर दी। t कॉन्स्टेंट है, अभी हम एक गिवन टाइम पे फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक 12 बजे हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस ब्लू वाले एरिया के थ्रू। तो t को कांस्टेंट मान के 2πa सब कांस्टेंट है, बाकी को इंटीग्रेशन साइन के अंदर लिया, x इंटू 1 ये x dx और ये x स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। ये इंटीग्रेशन आप खुद से कर लीजिएगा प्लीज। x चेंजिंग फ्रॉम 0 टू स्मॉल r, 0 टू स्मॉल r, हमें यहां से यहां तक जितने भी स्ट्रिप बनेंगे उस पर फ्लक्स निकालना है। हम पूरे पे फ्लक्स नहीं निकाल रहे हैं, हम यहां से r डिस्टेंस के, r रेडियस के इस ब्लू कलर के रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकाल रहे हैं एट ए गिवन टाइम t। तो ये सब इंटीग्रेशन वगैरह करके सिंप्लीफाई करने से आपको फ्लक्स मिल जाएगा। आई होप कि मैंने कैलकुलेशन सही किया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा।
चलिए, फ्लक्स मिल गया, अब क्या करें? इस ब्लू जोन से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स मिल गया। ओके, ये फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट है, ये फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा है, लीनियरली बदल रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स किसी एरिया से बदल रहा है तो हम कहते हैं उस एरिया के थ्रू एक डिस्प्लेसमेंट करंट है। वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के फ्लो वाला या किसी चार्ज पार्टिकल के फ्लो वाला करंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ अगर किसी एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, मतलब फ्लक्स बदल रहा है, तो हम कहते हैं वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले हम डी फाई ई बाई डी टी निकाल लेते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, सब कुछ सेम है, कांस्टेंट है, सिर्फ डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी टी बाई डी टी 1 हो गया। ये 2 पाई ए आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इसलिए आपको देखने में ऐसा लग रहा है यहाँ एक आर बच गया। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट ब्लू कलर्ड सर्कल हो गया। अब बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हुआ उस ब्लू कलर के सर्कल के थ्रू? एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। तो ये जो क्वांटिटी आया है हमारे पास यहाँ पे डी फाई बाई डी टी, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एट ए रेडियल डिस्टेंस आर। तो हमने क्या निकाला? हमने अभी इस ब्लू कलर के सर्कल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स किस रेट से बदल रहा है वो निकाला, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया, तो हमें पता चल गया कि इस ब्लू सर्कल के थ्रू डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है। ध्यान दीजिए, इस ब्लू सर्कल के थ्रू कोई वायर वाला करंट तो पास हो नहीं रहा है। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को अगर मैं ब्लू सर्कल के ऊपर अप्लाई करता हूं तो इस ब्लू सर्कल से ऐसे पास होने वाला कोई कन्वेंशनल करंट तो यहां है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये नंबर तो 0 है। लेकिन इस ब्लू सर्कल से पास होने वाला एक डिस्प्लेसमेंट करंट तो है जो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे इस सर्कल के लिए, अब हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे इस सर्कल के लिए। ध्यान दीजिए, हम अगर एक ऐसा सर्कल इमेजिन कर ले, वही ब्लू वाला सर्कल है, तो ब्लू सर्कल है तो ब्लू बनाओ, लाल क्यों बनाते हो? हाँ, ये भी बात सही है। ये ब्लू कलर का सर्कल है, इसका रेडियस आर है, इसके थ्रू आप डिस्प्लेसमेंट करंट लिखना जानते हो। अब बिकॉज ऑफ सिमेट्री, जैसा सिमेट्रिकल सिचुएशन यहाँ दिया है, हम ये तो मानेंगे नहीं कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदल रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अब ऐसा सोचना तो बेवकूफ़ी है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है या B2 है या B3 या B। सिमेट्री की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को हर जगह पे सेम मैग्नीट्यूड का मान सकते हैं। इस पूरे सर्कल पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड को हम सेम स्ट्रेंथ का मान सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने B माना तो यहाँ पे भी B, यहाँ पे भी B, यहाँ पे भी B और यहाँ पे भी B ही मानना चाहिए मुझे, isn't it? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर जगह मैंने B मान लिया, तो इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्या लिखूंगा मैं? From symmetry we can assume that induced magnetic field is tangential to circle and has same strength at all points on the circumference. तो एम्पियर्स लॉ अब हम यूज करने जा रहे हैं इस सर्कल के ऊपर, यहाँ हर जगह मैग्नेटिक फील्ड को टेंजेंशियल डायरेक्शन में B माना, dl लेंथ का टुकड़ा लेंगे तो B dl cos 0 डिग्री आएगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के इंटीग्रेशन आप कई बार कर चुके हैं, एम्पियर्स लॉ में जानते हैं आप कि हर जगह अगर B है और ये सरकमफ्रेंस 2 पाई r है तो B डॉट dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? B इंटू 2 पाई r। हमने मान लिया कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B है। मैग्नेटिक फील्ड किसने पैदा किया? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट वैसा ही बिहेव करती है जैसा कि नॉर्मल कंडक्शन करंट एज फार एज क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कंसर्न। तुम तो इसको ऐसा भी सोच सकते हो यार कि ये करंट कैरिंग वायर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं, रियल में कन्वेंशनल कंडक्शन करंट है, ऐसा सोच लो, सब सोच लो ऐसा। तो इस वायर के सरफेस पे यहाँ फील्ड कैसे लिखते हैं अगर तुम जानते हो तो लिख दो, वही आंसर आने वाला है, बात मान लो मेरी। हाँ जी, वही हम कर ही रहे हैं, B इंटू 2 पाई r, यहाँ पे B डॉट dl का इंटीग्रेशन हो गया। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I
आई में दोनों तरह के आई लिखने हैं। ये कंडक्शन करंट, इसके थ्रू कहीं कोई करंट तो दिख नहीं रहा है। एक हाइपोथेटिकल डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हम जानते हैं, वो यहाँ सब्सटीट्यूट किया म्यू नॉट इंटू दिस। ये सिंप्लीफाई करने से हमें बी की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड आपने यूं कैलकुलेट कर लिया। आप क्वेश्चन के दूसरे हिस्से को खुद से सॉल्व कीजिए, जहाँ पूछा गया है कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अगर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। आप ये भी कैलकुलेट कीजिए कि ये जो रिंग दी गई है इसके बाउंड्री पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। उसके बाद आपको ये भी सलाह है कि आप ये भी कीजिए, आर के साथ मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को ग्राफिकली प्लॉट कीजिए। ये आप खुद से कीजिए, ठीक है। आई होप कि डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड कुछ बातें आपको जरूर समझ में आ गई होंगी इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट, नए स्टोरी के साथ। बाय बाय।